नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। मोदी सरकार से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होने वाला है। हो सकता है कि बंगाल चुनाव का जब रिजल्ट आए उसके कुछ समय बाद वो हो, लेकिन सवाल उठता है कि साल 2026 में आकर ये बदलाव करने का फैसला क्यों लिया, इसकी पीछे की मुख्य वजहें क्या हैं और दुनिया के सबसे महान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत बड़े बड़े मंत्रीगणों की हालत कैसे खराब हो गई है, कैसे उन पर गाज गिरने का खतरा बढ़ गया है। आज इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत उन कारणों से जिससे अब जाकर मंत्रिमंडल के विस्तार की बात शुरू हो चुकी है। तो पहला कारण तो काफ़ी स्वाभाविक सा है कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, अभी तक मंत्रिमंडल का कोई विस्तार नहीं हुआ। तब से जो लोग बना है अभी तक बना है। एक तो प्रधानमंत्री मोदी ने हेड ऑफ द स्टेट के रूप में, मतलब राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक, ये पूरा 8000 दिनों का कार्यकाल कंप्लीट कर लिया है। और ये करने वाले प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले नेता है इतने लंबे समय तक रहने वाले। तो ये साल बड़ा इम्पोर्टेंट है और मोदी सरकार के कार्यकाल का आधा समय अब बीत चुका है। तो अब ये बदलाव करना इसी वजह से बहुत ज़रूरी था। और इसी से जुड़ता है दूसरा कारण कि कई मंत्री काम नहीं कर रहे हैं तो उनको चेंज करना ज़रूरी है। एक नया जनरेशन, एक नई सोच को लाना ज़रूरी है। तो काम में तेज़ी आए, कुछ मंत्रालयों के काम अटका हुआ है, इसकी वजह से ये बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत पड़ रही है। और तीसरा कारण ये हो गया कि जब से खबर आई है सब एक दूसरे का टांग खींचने में लगा हुआ है, क्योंकि बहुत काम एक दूसरे का मदद जब करता है मंत्रालय तब वो सही से निकल कर आता है। लेकिन कई मंत्री एक दूसरे की उस तरह से मदद नहीं कर रहे हैं जो पहले करते थे, ताकि उसका पत्ता रीशफल में कट जाए, मेरा रह जाए। ये सब साजिशें चल रही है और इसी को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़ों की छुट्टी होने वाली है। अगला कारण, बहुत से लोगों में एक नाराज़गी का माहौल बन रहा है कि काम इसमें नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ, तीसरा टर्म है, अब कब होगा। तो ये जो एक गुस्सा बनते जा रहा है समाज में कुछ लोगों का, वो एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए, जिस तरह गुजरात में पूरा मुख्यमंत्री बदल दिया, कैबिनेट बदल दिया, जहाँ वो रीशफलिंग चलती है, यहाँ तो नेता पीएम मोदी से कोई नाराज़ नहीं है, लेकिन कैबिनेट के लोगों से, मंत्री से है। तो इसलिए यहाँ एक बड़ा रीशफल कर देने से वो नाराज़गी होगी दूर और इसमें बड़े बड़े नेता लपेटे जाएंगे। छोटा हो बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं है, बहुत लोग ढुआ गया बहुत समय तक। और जो सहयोगी दल है उनको भी मंत्रालय तो देना पड़ेगा, जातीय समीकरण, बाकी समीकरण सब भी तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग आज भी क्षेत्र, जाति, भाषा देखकर बहुत बड़ा वर्ग वोट देता है, तो उसको भी तो खुश रखना पड़ेगा ना। तो वो समीकरण को मैच करना ज़रूरी है। लेकिन जो सबसे मेन कारण है जो इस प्रक्रिया में तेज़ी का काम किया है वो है यूजीसी का हंगामा। धर्मेंद्र प्रधान की वजह से लगातार सरकार की फजीहत जब से ये सरकार बनी है तब से ही चलते आ रहा है। जैसे 24 में सरकार बनी, पेपर लीक हो गया। मंत्री जी कहते रह गए नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सब ठीक है, नहीं सब ठीक है, थोड़ा मोड़ा कहीं हो गया होगा, सब ठीक है। और जब पता चला कि नहीं बड़ा स्केल पर हुआ है देश भर में, तब कहा हाँ हो गया, हाँ जांच हो गई। ये है महान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बोली। हमको तो लग रहा था कि मनीष सिसोदिया से महान तो कोई है ही नहीं शिक्षा मंत्री, वो तो क्रांति कर दिए दिल्ली में, लेकिन असल क्रांति तो ये कर रहे हैं। फिर यूजीसी, अब यूजीसी में बहुत लोगों को गलत फहमी है कि पीएम मोदी को आइडिया नहीं था, अमित शाह को पता नहीं था,
चुप्पे चाप करा दिया। अगर ये आपको लगता है या कोई ये ऐसा कहता है तो इसको हम नासमझी कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, इनको कौन चींटी कहाँ किस तरफ चल दिया ये मालूम होता है। बारीक से बारीक खबरों की जानकारी होती है, और जिस खबर की चर्चा हफ्तों से चल रही थी सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक, और उनको पता नहीं है ये झूठ है। ये सब अपना जो इकोसिस्टम है, भले सरकार का कांग्रेसी इकोसिस्टम से कम है, लेकिन जो ही है उसके ज़रिए ये नैरेटिव, फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। पता सबको था यूजीसी लागू करना है ताकि वो कट्टर जो जातिवादी है, लोअर कैटेगरी का तथाकथित, अब तो कोई हाई लो है ही नहीं, सब एक समान है, लेकिन कहने को लोअर कैटेगरी का जो वो वर्ग है जो सिर्फ जात और जनरल कैटेगरी से, ब्राह्मणों से, राजपूतों से नफरत जो करेगा उसी को वोट देगा, जो वैसा वर्ग है उसको साधने के लिए यूजीसी लाया था। पता था कि सुप्रीम कोर्ट में लोग चैलेंज करेगा ही, जो कि हुआ। और ये मत सोचिएगा सरकार को इतना थोड़ी मालूम है, सरकार को सब मालूम है। महाराष्ट्र में और भी कई जगहों पर वहाँ का आरक्षण बढ़ा देता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, आरक्षण कैंसल। तो उस सरकार को तो कहने को रहता है ना, देखो हम तो तुम्हारे लिए बढ़ाएं, वो तो कोर्ट ने कैंसल कर दिया। मतलब हम अच्छे नज़र आए उस वर्ग के लिए भी, कोर्ट को गाली पड़े तो पड़े, अपने को क्या। तो इसी रणनीति के तहत ये यूजीसी वाला खेल किया गया था। लेकिन मोदी सरकार में जितने भी लोग हैं उनको ये आइडिया नहीं था कि ये बैकफायर कर जाएगा। जो जनरल कैटेगरी में लगा कि थोड़ा बुलबुला जैसा गुस्सा होगा फिर ठंडा हो जाएगा, वो नहीं हुआ, क्योंकि भड़काने वाले इन्फ्लुएंसर लोग घूम रहा है, तो अभी भी कई लोग भड़का हुआ है। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट निकल के नज़र आया, और धर्मेंद्र प्रधान ने सही एक्सप्लेनेशन नहीं किया, वो ज़मीन तक बात पहुंची नहीं कि ठंडा हो मामला, इससे नाराज़गी। फिर एनसीईआरटी में दबाव बनाना था जुडिशरी पर, वो चैप्टर लिख कर, लेकिन ये जुडिशरी का ताकत का गलत अंदाज़ा लग गया कि वो दबाव में आएगा। अभी जुडिशरी को कोई नहीं पकड़ सकता है, उस पर कोई दबाव नहीं है, तो बस डांट दिया, किताब वापस करा दिया, और अब कह रहा है कि हम कमेटी बनाएंगे, वो लिखेगा हमारे बारे में चैप्टर। मतलब जिस पर इल्ज़ाम है कि उसके सिस्टम में करप्शन घुस चुका है, अब वो ही लिखेगा अपने बारे में अपनी बातें। तो वो क्या लिखेगा ये तो जब किताब आएगी तब तो पता चलेगा ही, लेकिन आपको तो पता ही है कि अपनी महानता का क्या क्या वो बात करेगा। तो ये जो तीनों मसला है, तीनों में अकर्मण्यता, हाँ ही, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं। तो ये जो सरकार की फजीहत हुई है, और उसमें बड़ा कारण बने हैं धर्मेंद्र प्रधान, इसी वजह से अब जाकर ये इतना बड़ा चेंज होने की बात हो रही है। बाकी कारण तो इम्पोर्टेंट है ही। अब जब से ये खबर मार्केट में उड़ा है कि कैबिनेट रीशफल होने वाला है, धर्मेंद्र प्रधान जाने वाले हैं और कई लोग जाने वाले हैं, तो सब लॉबिंग सेटिंग में लग गया है। अपना अपना खास बड़ा बड़ा नेता को पकड़ रहा है कि आला कमान से बात करो, बचा लो हमको, हम तो ठीक ही काम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा है ठीक से काम, उसके वजह से मेरा भी काम नहीं हो रहा है, उसको हटा दो उसके मंत्रालय से, हमको रहने दो। ये सब खेल चल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह एक भी चुनाव अपना हारे नहीं है, तो बार बार तो गलती करेंगे नहीं। तो इस बार जो फैसला लेंगे वो सही फैसला लेंगे, जिससे नाराज़गी हर क्षेत्र में दूर होगी, एक पॉजिटिव इमेज बनेगी, क्योंकि 29 में मोस्टली यही कैबिनेट जाएगा और प्रधानमंत्री के रूप में तो वो रहेंगे ही। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार का जातीय समीकरण, क्षेत्र समीकरण, भाषा समीकरण, नाराज़गी दूर करना, सबका मिक्सचर करके इस बार बनाना है। तो ये एक चुनौती होगी बनाना। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान पर गाज गिरेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है
कि लात मार के हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह और आरएसएस के वो करीबी व्यक्ति हैं, तभी तो पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए भी कुछ खास काम नहीं किया, फिर भी शिक्षा मंत्री बना दिया। वहीं पीयूष गोयल ने रेल मंत्री रहते हुए ऐसा तगड़ा काम किया कि रेल की जो लॉबी है उसने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो पीयूष गोयल को हटाना पड़ा, अश्विनी वैष्णव को बिठाना पड़ा। तो एक्सीडेंट भी हुआ, शुरू में ढिलाई भी हुई। तो अच्छा है वो भी हट सकता है लॉबिंग के वजह से, और जो बेकार है वो तो हटेगा ही। अब पद से हटेगा कि कैबिनेट से ही हटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री तो नहीं रहेंगे, ये 99.9% कन्फर्म है। कोई और रहेगा, कोई भी रहे। आज तक देश को एक भी ढंग का शिक्षा मंत्री नहीं मिला। लॉबिंग इतना तगड़ा है, टाइट कर देगा कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, किताबें ऐसी होनी चाहिए, 1000 किताबें नहीं होनी चाहिए, जूनियर लेवल पर भी एक सेंट्रलाइज्ड किताब होनी चाहिए। तो ये सब करने लगेगा तो सरकार पर दबाव नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब साफ है कि इसी साल ये होने वाला है, बंगाल चुनाव के बाद होने वाला है। नए अध्यक्ष आ ही चुके हैं, एक नयापन का माहौल बन ही रहा है पार्टी के अंदर। तो बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी होगी अपने पद से, या तो कैबिनेट से जाएंगे या चेंज होगा, लेकिन छुट्टी तो होने वाली है, कईयों पर गाज गिरने वाली है, जिसका मुख्य चेहरा होंगे धर्मेंद्र प्रधान। क्योंकि कोई कितना भी करीबी हो, जब वो सत्ता पर आंच बनने लगे तो वो तो साइड होगा। क्योंकि जब रविशंकर प्रसाद जैसे व्यक्ति को साइड किया जा सकता है, तो धर्मेंद्र प्रधान तो उनके सामने कुछ नहीं है, सेटिंग के हिसाब से, कद के हिसाब से। लेकिन बंगाल में 3 लाख जवानों की तैनाती कर अमित शाह ने ममता दीदी को कैसे तगड़ी ईडी दे दी, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।